Hello students, welcome to the class of textile science. I have already given you the notes on textile science. We have known about many things on textiles. जैसे कि हम जानते हैं कि टेक्सटाइल जो है दो तरह के यान से बनता है। एक है नेचुरल फाइबर, जिसे हम प्रकृति से मिलता है, जो चीज़ें हमें प्रकृति से मिलती है उनसे हम बनाते हैं, और दूसरा है मानव निर्मित। ये हम पहले के क्लासेस में भी जान चुके हैं। आज हम जानते हैं प्रकृति से बनने वाली चीज़ों में से कुछ चीज़ें जिनसे हम बहुत अच्छी तरह से बनाते हैं यान, या आप उसको बोल सकते हैं धागा, जिससे हम कपड़े बनाते हैं। जिसमें सबसे पहला होता है कॉटन, कपास, जिसको हम कपास भी कहते हैं। वैसे तो माना जाता है कि कई सालों से कपास जो है भारत में बहुत पहले से ही इस्तेमाल किया जाता था। वैसे इसका एकदम सही रिकॉर्ड तो कुछ नहीं मिल पाया है, लेकिन फिर भी माना जाता है कि भारत पहला देश है जो कॉटन को या कपास को पैदा करता था। जिसे यहाँ पे मैंने सारा इंग्लिश में लिखा है। आप लोगों की सुविधा के लिए कुछ मैं हिंदी में समझा दे रही हूँ, ताकि आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ सके। नोट्स में आपको मैंने पूरा डिटेल में दिया है, एंड यहाँ मैं आपको पॉइंट्स पे बता रही हूँ। जैसे यहाँ पहला देखिए, इट इज़ बिलीव दैट इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू प्रोड्यूस कॉटन, क्योंकि मोहनजोदाड़ो के खुदाइयों के वक्त में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में मोहनजोदाड़ो की खुदाई के वक्त कपास के कपड़ों के कुछ धागे उनको मिले थे, जिससे ये साबित होता है कि भारत में ही सबसे पहले कपास का उत्पादन हुआ था। आज के दिन में सबसे अधिक कपास उत्पादन करने वाला देश जो है वो भारत है। टुडे इंडिया ये दूसरा सबसे बड़ा देश है जो कॉटन को पैदा करता है। पहला है अमेरिका। Today, India is the second largest producer of cotton in the world, that is 18% of the global production. मतलब पूरी दुनिया में जितना कपास की उत्पादन होती है उसमें से 18% भारत में ही पैदा होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज मेनली कॉटन बेस्ड। इसका अधिकतर प्रोडक्शन जो होता है वो कॉटन के कपड़ों के ऊपर ही होता है। द मेन स्टेट्स प्रोड्यूसिंग कॉटन आर, अब भारत में सबसे बड़े बड़े राज्य जो कॉटन की पैदावार करते हैं वो है आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, वेस्ट बंगाल, राजस्थान एंड सिक्किम। देर आर मेनली, एंड इन सबको चलाने के लिए काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस और वेलफेयर कमिटीज़ भी है जो इसका पूरा ध्यान रखती है। जिसमें से एक है, कुछ यहाँ पे मैंने लिखा है, अब बाकी आपको आपके नोट्स में मिल जाएंगे। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया CCI, कॉटन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एंड कॉटन टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, और भी बहुत सारे हैं। अब हम आते हैं कॉटन की पैदावार। कॉटन की पैदावार हल्के गर्म जगहों में होती है जहाँ बरसात भी होती रहे। इसको बनने में करीब 6 से 7 महीने लगते हैं। Cotton grows in a warm climate with adequate rainfall or some other resources through which water can be supplied. It takes 6 to 7 months to get the cotton. The seeds are sown in the early spring, that is in Feb or March. फरवरी या मार्च के वक्त में बीज बोए जाते हैं। इनके पेड़ों की जो ऊंचाई होती है वो 3 फीट से 6 फीट तक होती है। एंड जब उसमें फूल खिलते हैं तो वो हल्के येलो कलर के होते हैं, फिर वो शाम तक वायलेट हो जाते हैं, एंड 2-3 दिनों में ये फूल गिर जाते हैं, एंड उसके बाद वहाँ से बीज निकलने शुरू होते हैं। कॉटन जो कपास, हमें बीज के चारों तरफ में जो सफ़ेद रोए जैसे निकलते हैं उनसे हमें कपास मिलता है। मतलब दिस इज़ ऑल्सो नोन एज, कपास को हम कॉटन सीड्स विथ हेयर, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज कॉटन सीड्स विथ हेयर। इसके पॉइंट्स कुछ हम देख रहे हैं। द कॉटन फाइबर कम्स फ्रॉम द फ्रूट ऑफ द प्लांट, उसके फ्रूट से निकलता है, इसलिए इसे सीड हेयर भी कहा जाता है। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज सीड हेयर। द फाइबर दैट इज रिमूव्ड फ्रॉम द सीड इज कॉल्ड लिंट। सीड, बीज में से जो फाइबर हम निकालते हैं जिससे हम कपास बनाएंगे उसको लिंट बोलते हैं।
एंड जब हम बीज में से निकालते हैं तो सारा नहीं निकलता है, कुछ कुछ बच जाता है। जो बीज के ऊपर बच जाता है उसको लिंटर्स बोला जाता है। इन पॉइंट्स को गर्ल्स ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये आपके मेन पॉइंट्स में से आते हैं। द फाइबर दैट इज रिमूव्ड फ्रॉम द सीड इज कॉल्ड लिंट एंड द शॉर्ट फाइबर्स दैट मे बी लेफ्ट on the seed are called linters. The cotton seeds begins to grow seeds after 50 to 80 days. वो बीज बोने के, पौधे निकलने के 50 से 80 दिनों के बाद में इसमें बीज आने शुरू होते हैं एंड जब वो बड़े होकर के फट जाते हैं तो उसके अंदर से हमें सफ़ेद कॉटन फाइबर दिखने लगता है। इसका मतलब है कि अब हमें उन्हें बिनने का वक्त आ गया है, कॉटन हार्वेस्टिंग का टाइम हो गया है। नाउ अब कॉटन हार्वेस्टिंग करते हैं। कॉटन हार्वेस्टिंग दो तरह से होती है, मशीनों से भी होती है और इंसानों को रख के हाथों से भी होती है। हाथों से होने वाली में वक्त लगता है लेकिन उसमें हम सही पूरे पके हुए कपास के बीजों को ही निकालते हैं। मशीन से जब चलाया जाता है, मशीन एक लाइन में एक साथ काफ़ी सारे पेड़ों के बीज को छांट लेती है। उसमें कई बार ऐसा होता है कि कुछ जो थोड़े से कम पके हुए बीज है वो भी निकल आते हैं। जब बीज निकल जाते हैं, पूरे बीज गिर जाते हैं, पत्तों को पहले झाड़ा जाता है, फिर बीज गिराते हैं, बीजों को फिर चुन लिया जाता है। अब आती है बीजों को चुनते हैं जब, तो उसमें काफ़ी सारे धूल मिट्टी उसमें लग जाती है। अब क्या किया जाता है, इन बीजों को जो धूल मिट्टी लगे हैं इनको गिनिंग या बॉलिंग करके बैलिंग किया जाता है, जिसमें गिनिंग में इनको इस तरह के मशीन्स में डाला जाता है जहाँ पे इनकी सफाई होती है और ऊपर का जो कपास के धागे हैं, कपास के रोए या रेशे हैं, उन्हें बीजों से अलग किया जाता है। जो उसके बाद उनको अलग लंबे करके अलग अलग बॉल्स के रूप में बनाया जाता है और एक एक बॉल 500 LBS का होता है। रेक्टेंगुलर पैकेज किया जाता है एंड कपास के रेशे 0.25 सेंटीमीटर से 25 mm से लेकर के 2 इंच या 3 इंच तक के होते हैं। कपास के रेशे सबसे छोटे रेशे कहलाते हैं क्योंकि लेकिन बहुत मजबूत होते हैं। जब हम इनकी सफाई करके बीजों से कपास को अलग कर लेते हैं, गिनिंग बॉल्स को कारखाने में भेजा जाता है फाइबर में बदलने के लिए। जैसे कि फर्स्ट वाली जो हमने, जब हम इसको हार्वेस्टिंग करके उसको सफाई करके उसको जब लेके आए हैं, देन दैट प्रोसेस को कहा जाता है गिनिंग एंड बॉलिंग। द हार्वेस्टेड कॉटन इज प्रोसेस्ड बाय यूजिंग गिनिंग मशीन्स। आफ्टर सेपरेटिंग द लिंट्स फ्रॉम द सीड्स, इट इज कंप्रेस्ड टू rectangular packages called bales which weigh 500 LBS each. ये गिनिंग का काम होता है। गिनिंग करने के बाद इनको कार्डिंग के लिए भेज दिया जाता है। कार्डिंग में क्या होता है, आफ्टर गिनिंग द बॉल्स आर सेंट फॉर कार्डिंग सो दैट द फाइबर इज स्मूथेंड एंड मेड इनटू रोप्स और सिल्वर्स। ये छोटे छोटे रेशों को अधिक साफ करके कोमल बनाया जाता है और एक रेशे के रूप में परिवर्तित किया जाता है। रेशों को, छोटे छोटे रेशों को जोड़ करके लंबे सिल्वर्स, जिसको सिल्वर्स भी बोलते हैं या रोप भी बोलते हैं, ये लंबा किया जाता है। इसके बाद में आती है ड्राइंग। द सिल्वर इज फर्दर कोम्ड, स्मूथेंड एंड द एंड ट्विस्टेड। द प्रोसेस इज कॉल्ड रोविंग। इसके बाद में इसमें ऐठन दी जाती है जिसको रोविंग कहते हैं और देन दिस इज डन, एंड ये रोविंग का काम जो है, दिस इज डन बाय मशीन्स वेयर बॉबिन्स आर सेट इन स्पिंडल्स, जहाँ बॉबिन्स लगे होते हैं और ट्विस्टिंग होती रहती है, जिसमें ऐठन देते हुए उसको लंबे धागे का रूप दिया जाता है। इसके बाद में क्या करते हैं, इसको कोम्बिंग के सेक्शन में लेके जाते हैं। दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ कार्डिंग सेक्शन। द फाइन क्वालिटी यार्न विच कम्स आफ्टर द प्रोसेस इज यूज्ड फॉर फाइन क्वालिटी फाइबर्स। कॉटन के हर एक एक छोटे छोटे रेशे को इस्तेमाल किया जाता है। जो सबसे पहले अच्छा सा रेशा निकलता है बड़ा बड़ा, उनसे अच्छी क्वालिटी का कपास के कपड़े बनते हैं। कपास जो होता है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का बनता है, जिनसे जो कपड़े बनते हैं बहुत अच्छे क्वालिटी के होते हैं, जिनमें कुछ है वॉयल और ऑर्गेंडी। एंड इसके बाद में बुनाई का काम होता है। जब धागे बन जाते हैं तब बुनाई का काम होता है। द यार्न इज नाउ रेडी फॉर निटिंग और वीविंग। हियर द वार्प यार्न्स आर मोर स्ट्रांगली ट्विस्टेड दैन द वेफ्ट यार्न्स। हमें पहले से पता है वार्प यार्न्स, लंबे लंबे जो धागे होते हैं वो अधिक मजबूत होते हैं और उनके ऊपर से बुनाई करने वाले धागे कम मजबूत होते हैं ताकि कपड़ा अधिक चल सके। इसके बाद में द डाइंग प्रोसेस में बी अप्लाइड टू रॉ कॉटन, यार्न और पीस ऑफ गुड्स। इसके बाद में धागे में कलर चढ़ाने का, कपड़ों पे कलर चढ़ाने का काम होता है, जो धागे बनाते वक्त भी किया जा सकता है,
कपड़े बनाते वक्त भी किया जा सकता है या कपड़ा बनने के बाद भी किया जा सकता है। इसके बाद में आते हैं, अब हम लोग यहाँ तक हम जान चुके हैं कि कपास से सूती के कपड़े कैसे बनते हैं। अब हम देखते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। कपास की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है स्ट्रेंथ। व्हेन कंपेयर्ड टू अदर नेचुरल फाइबर्स, कॉटन फाइबर इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग। कपास का रेशा बाकी रेशों से अधिक मजबूत होता है। नेक्स्ट इज इलास्टिसिटी। कॉटन फाइबर्स हैव वेरी नेचुरल इलास्टिसिटी, मतलब खिंचाव का होना, फैलना और सिकुड़ना। कपास के रेशे में फैलने और सिकुड़ने की क्षमता काफ़ी कम होती है। इसके बाद में रेसिलेंस। द टेंडेंसी ऑफ कॉटन फाइबर टू व्रिंकल इजीली इज रिमूव्ड बाय डिफरेंट फिनिशेस। रेसिलेंस का मतलब है कॉटन के कपड़े में बहुत जल्दी सलवट पड़ती है या सिकुड़न होती है, लेकिन इसको अलग अलग तरह के फिनिशेस दे करके इसको हटा दिया जाता है। ड्रिपेबिलिटी। कॉटन को पहनना या संभालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अलग अलग तरह के फिनिशेस दे करके इसको स्मूथ बना के इसको पहनने के लायक ड्रेपेबल बना दिया जाता है। ड्रेपेबिलिटी में कॉटन डज नॉट हैव गुड ड्रेपेबिलिटी, इट इज गिवन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिनिशेस। हीट कंडक्टिविटी। कॉटन हैज़ अ हाई डिग्री ऑफ हीट कंडक्टिविटी, देयरफॉर इट इज़ अ कूल फाइबर। कपास में गर्म उष्णता को छोड़ने की क्षमता अधिक होती है, जिससे वो कपड़ा हमेशा ठंडा रहता है, इसीलिए इसको समर के कपड़ों के लिए बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जाता है। देन एब्जॉर्बेंसी। कॉटन फाइबर इज़ अ वेरी गुड एब्जॉर्बेंट फाइबर। कॉटन में सोखने की क्षमता बहुत अधिक होती है। सूती कपड़ों में सोखने की क्षमता बहुत अच्छे से होती है। अब हम आते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कुछ और भी बातें हैं, जैसे क्लीनलीनेस एंड वॉशेबिलिटी। Cotton attracts dirt particles quickly due to its roughness, but they launder well and withstand rough handlings. सूती कपड़े बहुत जल्दी धूल और मिट्टी को आकर्षित करते हैं और अपने में समेट लेते हैं, लेकिन ये बहुत धोने में इनको बहुत आसानी होती है, क्योंकि ये थोड़े से खुरदरे होते हैं, इसीलिए धूल मिट्टी तो इसमें समा जाती है, लेकिन इनको कितने भी जोर से धोया जाए या अधिक से स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट्स में डाला जाए तो भी ये रेशे खराब नहीं होते हैं। इस धुलाई की क्वालिटी की वजह से इनका जो धूल मिट्टी आकर्षण करने की जो क्षमता है उसको थोड़ा सा नज़रअंदाज किया जाता है। श्रिंकेज। इसके बाद में नेक्स्ट क्वालिटी क्या है इसकी? श्रिंकेज। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ में कॉटन फाइबर टेंड्स टू श्रिंक व्हेन इट इज़ वेट, सो द फाइबर विल ऑल्सो श्रिंक मोर व्हेन इट इज़ वोवन लूजली। कॉटन का कपड़ा जब गीला होता है तो सिकुड़ जाता है, इसकी वजह से इसमें सिकुड़ने की क्षमता कुछ अधिक होती है, लेकिन और अगर बुनाई में जालीदार बुनाई हो तो वो सिकुड़न कुछ और अधिक हो जाती है। इफेक्ट ऑफ हीट। कॉटन विथस्टैंड्स हीट बट इट हैज़ टू बी आयरन्ड इन डैम्प कंडीशन। ये गर्मी धूप को तो बर्दाश्त करता है, लेकिन इसको आयरन करते वक्त हल्के नमी के साथ में आयरन करना होता है, तभी इसके सिकुड़न जो है वो हट जाती है। इफेक्ट ऑफ लाइट। When exposed to sun for a longer period, it loses its color and strength. अगर इसको बहुत अधिक समय तक धूप में रखा जाए तो इसका रंग भी उतर जाता है और ये कमज़ोर पड़ जाता है, इसके रेशे कमज़ोर पड़ जाते हैं। नेक्स्ट इज रेसिस्टेंस टू माइल्ड ड्यू। कॉटन फाइबर इज अफेक्टेड बाय माइल्ड ड्यू इन डैम्प कंडीशन। इनमें अगर नमी में रखा जाए तो कॉटन के कपड़ों में फफूंदी लग जाती है। नेक्स्ट है रेसिस्टेंस टू इंसेक्ट्स। कॉटन इज नॉट डाइजेस्टेबल बाय माउथ लार्वा, सो इट इज़ नॉट अटैक्ड बाय माउथ। इनमें कीड़े नहीं लगते हैं क्योंकि इसको कीड़े हजम नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में द कॉटन आर एज फॉलोज। रिएक्शंस टू ब्लीचेस। ओवर ब्लीचिंग लेड्स टू येलो कलरेशन, सो टू अवॉइड दिस फैब्रिक शुड बी रिंस्ड इमीडिएटली आफ्टर ब्लीचिंग। अगर अधिक ब्लीच डाल दिया जाए तो ये इसका रंग बदल जाता है, सफ़ेदी हट के ये हल्का पीले रंग का पीलापन आ जाता है इसलिए ब्लीच करने के साथ साथ इसको धो देना चाहिए सादे पानी से, ताकि इसकी वो ब्लीचिंग की इफेक्ट कम हो जाए। एंड रिएक्शन टू एल्कलाइज। कॉटन इज़ नॉट हार्मफुल बाय एल्कलाइज। अलग अलग तरह के एल्कलाइज से इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, लेकिन एसिड्स में नेक्स्ट है रिएक्शन टू एसिड्स। कंटिन्यूस एक्सपोजर टू एसिड्स एंड टेम्परेचर अफेक्ट्स द कॉटन फैब्रिक्स। अगर बहुत अधिक एसिड और टेम्परेचर का इस्तेमाल किया जाए तो कॉटन के फैब्रिक में अंतर पड़ता है और इसके रेशे कमज़ोर हो जाते हैं।
नेक्स्ट इज एफिनिटी फॉर डाइस. कॉटन हैज़ अ गुड एफिनिटी फॉर डाइस. कलर फास्टनेस इज जनरली गुड. कॉटन के कपड़ों में रंग चढ़ाना बहुत आसान होता है. ये बहुत जल्दी सारे रंगों